साउथ शकील ने अच्छा परफॉर्म किया, बाबर आजम का फॉर्म के अंदर वापस आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरबैंक की मार्केट अब 6% जो है वो बेहतर हुई है। रूपी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट performing currencies in the world with good condition that can execute the strategies. मेरे अब्बू के साथ मेरा रिलेशनशिप ना बहुत अदब का था, बहुत खुलूस का था, बहुत एहतराम का था। आंखें तो हमें सुर्ख नजर आती हैं, लेकिन इसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। अगर पकड़ लेती है पुलिस तो उसके बाद इतने लंबे केसेस चलते हैं कि वो आदमी जमानत पर रिहा हो जाता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और आज पीर का रोज़ है और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद अब वर्किंग डेज़ का आगाज़ हुआ है। बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं, तो एनर्जीज़ हाई हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी आपको पसंद आएगा। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, तो अच्छी बात के साथ आगाज़ करते हैं कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। तारीख़ की असल हकीकत यही है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी अजीम जंगों के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर दिखाई दी और अदम तशद्दुद ही हर मसले का हल है। आज 2 अक्टूबर है और दुनिया भर में आलमी यौम अदम तशद्दुद मनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि एक मैसेज दिया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि तशद्दुद ज़ाहिर है कि जज्बात में आके इंसान तशद्दुद भी करता है और वो एक लेवल होता है ना, इस एक्सट्रीम पर जाके बंदा कहता है कि भी मैं ऐसे मसला हल करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मसला बैठ के बात करके ही बेहतर तरीके से हल हो सकता है। अगर तशद्दुद किया जाएगा तो फिर उसका जवाब तशद्दुद में आएगा, तो चीज़ें जो हैं वो फिर इस तरह ड्रैग भी होंगी, बिगड़ेंगी भी। तो तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। तो इसको आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। मस्तूम धमाके के बाद बलूचिस्तान की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहदा की तादाद 61 हो गई, सैकड़ों ज़ख्मी ज़ेरे इलाज। हमलावर की शनाख्त के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का नादरा से राबता। धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की परफॉर्मेंस नंबर 1, दुनिया की तमाम करेंसीज को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी देखकर दुनिया हैरान है। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। एशियन गेम्स में कौमी वॉलीबॉल टीम की शानदार कारकर्दगी। 1994 के बाद पहली बार 5वीं पोजीशन पर आ गई। स्क्वाश टीम ने भी खूब वाहवाह समेटी, सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। और मिज़ाह की दुनिया का अजीम नाम उमर, फन ज़राफ़त बाम, लेजेंडरी आर्टिस्ट उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 2 साल हो गए। प्रोग्राम में आज उनकी यादें ताज़ा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ख़ास मेहमान हमारे साथ हों उमर शरीफ की यादें ताज़ा करने के लिए। और ज़ाहिर है हमारे ये वो लेजेंड्स हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर बहुत सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इनकी जो खला है वो तो खैर कोई पुर नहीं कर सकता, यादें ताज़ा कर सकते हैं, तो वो आज हम जी भर कर करेंगे। अब कुछ बात करते हैं ट्रेंड्स के हवाले से। तो टॉप ट्रेंड में जो शामिल है वो है नवाज तेरे जानिसार, और मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में सियासी जलसों का आगाज़ कर दिया है। इस ट्रेंड में सारिफीन ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली है। किसी ने लिखा कि वो मुल्क को बहरानों से निकालने आ रहे हैं। शादरा में जलसा आम से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले ईशान बन चुके माजरत चाहूँगी। मियाँ साहब से पहले उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं और बस उनकी आमद की तैयारियां भी हो रही हैं। इस ट्रेंड में अब तक 41,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि मियाँ साहब आएंगे तो इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। और सबसे बड़ा बहरान इस वक्त जो है वो महंगाई का बहरान है, जिससे तवक्को की जा रही है कि मियाँ साहब आएंगे तो इस मुल्क को निकालेंगे। लेकिन एक इलेक्शन की कुछ हवा सी भी नज़र आ रही है क्योंकि जलसों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दूसरा ट्रेंड भी कुछ जलसे के हवाले से ही है। मलीर टाउन का फैसला, ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। MQM पाकिस्तान और अक्टूबर की शुरुआत है, मुल्क भर में सियासी जलसों से ये शुरुआत हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ MQM ने कराची मलीर में जलसा किया जिसमें रहनुमाओं का ये कहना था कि MQM बिखर नहीं रही, निखर रही है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया, जलसे में नारा लगाया गया कि MQM बिखरी नहीं, निखर रही है। तो मलीर की आवाम ने जलसा कामयाब बनाया, उस पर शुक्रिया अदा किया गया। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सऊदाबाद में जलसे से खिताब किया, हमें ऐवानों की नहीं, ऐवानों को हमारी ज़रूरत है। ये जलसा इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है
उनकी जानिब से कहा गया। और इस ट्रेंड में अब तक 28,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। तीसरा जनाब जो ट्रेंड है उसकी तरफ आते हैं, वो है हैशटैग सरफराज अहमद। तो सरफराज धोखा नहीं देता और उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कौमी टीम के साबिक कप्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से पीसीबी को जवाब दे दिया है। कप्तान सरफराज अहमद की लाहौर वाइट्स के खिलाफ शानदार नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी बनाई है और 24 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। डबल सेंचुरी बनाने वाले सरफराज के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं, जबकि इस टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। वर्ल्ड कप में इनकी शमूलियत के हवाले से चहमगोइयाँ थी, लेकिन उस तरीके से नहीं इनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जिस पर ये बाद में जवाब उन्होंने दिया पीसीबी को अपनी परफॉर्मेंस से कि मैं फुल फॉर्म में हूँ, अगर आपने मौका नहीं दिया तो एक अलग बात है। एनी हाउ सब अपने जज्बात का इजहार करे थे ट्विटर पर। और हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा माहिरा खान की, जो कि रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। माहिरा खान ने करीबी दोस्त सलीम करीम को अपना हमसफ़र चुना है। अदाकारा ने अपने अहम दिन पर सफ़ेद रंग का लहंगा पहना और उनकी मैनेजर ने शादी की वीडियोस रिलीज़ कर दी। इससे पहले भी एक दफ़ा 2012 में आई थिंक सो इनकी शादी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश में थी, जिस पर इनको फिर तस्दीक करना पड़ी कि भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब माशाल्लाह आपको पता है कि हैंडल हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने इन ख़ास मौक़ों पर लोगों के साथ अपनी इन खुशियों को शेयर करते हैं, जिससे तस्दीक हो जाती है कि वाकई अब ये खबर आ गई है और शादी वाकई में हो गई है। मैनेजर ने शादी की वीडियो शेयर की है और जिसके बाद तस्दीक हो गई है और हम भी माहिरा को मुबारकबाद पेश करेंगे ढेर सारी कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी के हमसफ़र को उनके लिए बेहतरीन साबित करे और उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरे। एनी हाउ ज़िंदगी है, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। हमने ये देखा कि इंतहाई अफसोसनाक दिन गुजरा, ख़ासतौर पर 12 रबीउल अव्वल का। हालांकि दिन तो ये बहुत ख़ास था, मुबारक दिन था, लेकिन बलूचिस्तान के शहर मस्तोंग में आज भी फ़ज़ा सोगवार है। खुद कुछ धमाका हुआ और जुलूस में हुआ 12 रबीउल अव्वल के, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। शहीद होने वालों की तादाद अब तकरीबन 61 हो गई है। तमाम शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खुद कुछ धमाके की तहकीकात जारी हैं। हमलावर की शनाख्त के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने नादरा से राबता कर लिया है और धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और इससे पहले मस्तोंग में ही हाफिज़ हमदुल्ला पर भी हमला हुआ, उसके बाद मस्तोंग में ही अभी हमने देखा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया और वो भी 12 रबीउल अव्वल के दिन। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचकज़ई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जो ज़ख्मी हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में है, उनकी हालत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? देखिए अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और 48 जानों को बचाया है। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त 8 मरीजों की है, जिनके लिए 24/7 की निगहदाश्त हो रही है। इस वक्त टोटल जो जख्मी है उनकी तादाद 65 है। 65 है। अच्छा, और ये जो तहकीकात हैं इनमें कोई पेशरफ्त हुई है जो कि सामने आई हो? देखिए पहली बात ये कि दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में या केपी में ये मुख्तलिफ ग्रुप फ्रेंचाइज के तौर पे, प्रॉक्सीज के तौर पे काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें 1% चाहिए कि वो कामयाब हों। अहम सवाल ये है कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में तहकीकात तो हो सकती है, लेकिन और वो हम सबको मालूम है बदकिस्मती से जब शहर में आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, तो फिर एक खुदकश हमलावर को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इससे पहले कि एक खुदकश हमलावर शहर में आके इसको प्रिवेंट करें, चैलेंज ये है कि जहाँ से ये लॉन्च होता है, जहाँ से फाइनेंस होता है, जहाँ से मास्टरमाइंड ट्रेन करते हैं, जहाँ से रिक्रूटमेंट होती है, जब तक उन पे हाथ ना डाला जाए शहर के अंदर रह के उनको प्रिवेंट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। हर अच्छा सही साहब, इस हवाले से कोई पहले से थ्रेट मौजूद था और फिर इस पर हम देख रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। देखिए थ्रेट तो बिलखसूस पूरे रीजन में, बिलखसूस बलूचिस्तान में, केपी में, पाकिस्तान में मौजूद रहा है। माजी करीब में आपने देखा यहाँ पे कुलभूषण यादव का नेटवर्क था, आज भी हमारे हमसाया बॉर्डर्स में हो रहा है कि
एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पे यहाँ से हम देख रहे हैं कि वाक़यात हुए हैं, हमारे बॉर्डर पे अभी हमले हुए हैं, आपने देखा जवान शहीद हो गए, तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न तो नज़र आता है। अब देखना ये कि हम किस लेवल पे जाके उनको कंटेन करते हैं। पीस डील वो तो लाजमी बात है, काम नहीं करता। अब सिर्फ हमने थ्रेट पे एक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, हमने प्रोएक्टिव होके थ्रेट के पीछे जाना है और तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं उनकी इंटर एजेंसी कोऑपरेशन जो है वो बड़ा मैटर करता है। अब देखना ये है कि हम जो रिविजिट करेंगे इंशाल्लाह अपने तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नए अदब के साथ, नए रिजॉल्व के साथ। दहशतगर्दी का कला कमा करना हमारी एक रियासती स्ट्रेटजी है और ये नए रिजॉल्व के साथ हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जाना ज़ैक साहब। और ये भी कहूँगी कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हाफिज़ हमदुल्ला पर हमला हुआ, मस्तोंग ही था, उसके बाद फिर से मस्तोंग को निशाना बनाया गया, तो हमें पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है और यहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो जो बैरूनी हाथ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है इमरजेंसी बुनियादों पर हमें काम करना होगा, अदरवाइज़ ज़ाहिर आगे इलेक्शंस भी हैं, तो ऐसे मौक़ों पर ये बैरूनी हाथों को मौका मिल जाता है अफरा तफरी फैलाने का और इस तरह के वाक़यात करने का। हमारे साथ अचकज़ई साहब थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे फ़िटनेस मसाइल के शिकार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के लिए मैदान में उतर तो गई है, लेकिन अपनी पहली ही वार्म अप मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने तमाम खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया जो पहले से मौजूद थे। अब पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन फिक्रमंद है। बॉलिंग अटैक को स्पेशली लेकर इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि वार्म अप मैच जिसमें कि कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं की बॉलर्स ने, शाहीन के अलावा कोई परफॉर्म अच्छा तरीके से नहीं कर पाया और ये सारे वही बॉलर्स हैं जिन्होंने आगे वर्ल्ड कप में खेलना है। ये वार्म अप मैच कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्या ये कंसर्निंग है इनका परफॉर्म ना करना वार्म अप मैच में? देखिए, वार्म अप मैच तो जरूर इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेटाइज और दूसरा आपको कंडीशंस को आप यूज टू होते हो और अच्छी बात है कि आपके दो वार्म अप मैचेस खेले जाने हैं जो कि वर्ल्ड कप से पहले जो उनसे अगला मैच जो उनसे वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इसी पिच के ऊपर खेला जाना है। पिच आपको पता है थोड़ा सा ये बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा है एक सेंस में। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये फटा विकेट इसको हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सा ज़्यादा सीमर्स के लिए इतना कुछ खास होता नहीं है। वार्म अप मैचेस की इंपॉर्टेंस ज़रूर है जैसे मैंने कहा, लेकिन एक चीज़ अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो मुझे पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक अच्छी बात कि आपको बैटिंग के अंदर नजर आया कि पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर जो सा जिस तरीके से सौद शकील ने अच्छा परफॉर्म किया, बाबर आजम का फॉर्म के अंदर वापस आना बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में, फिर रिजवान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो आपको पता है कि हमारे कहीं ना कहीं वो बेंच लाइनअप की बात करें चाहे दूसरे मामलात की बात करें तो थोड़ा सा अगर वर्ल्ड कप से पहले चले जाएं तो आपको पता है कुछ ऐसा हमारे पास सीरीज नहीं थी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के, एक्सेप्ट वो अफगानिस्तान या एशिया कप के पहले की बात में करूँ, उसके अलावा तो हमने कोई सीरीज खेली नहीं थी। फिर इंजरी का शिकार नसीम शाह है, वो भी हमारे लिए एक बड़ा मेजर ब्लो था। तो जो आपके पास इस वक्त एसेट है आपने उसको ही यूज करना है। यहाँ पर वार्म अप मैचेस के अंदर आप बेसिकली बॉलर्स को यूज टू करते हो कंडीशंस के, तो मार पड़ती है बॉलर्स को, मामलात होते हैं। मुझे पता है कि रविंद्रा ने आके जिस तरीके से अपना ओपन किया, बल्कि ओपनर नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, वो डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं लेकिन एक एग्रेसिव वहाँ पर आपको नजर आ रहा था। प्रेशर क्योंकि होता नहीं वार्म अप का, सिर्फ आपका ये होता है कि आप यूज टू कंडीशंस होते हो, आप अपने फॉर्म को जो उनसे कैरी ऑन करते हो या आप अपनी एक्सपर्टीज को ज्यादा वहां पर दिखाते हो। यहाँ पर अवैस एक चीज और जो देखी गई है कि नवाज से बॉल जो है वो बिल्कुल स्पिन नहीं हो रही है। अब कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि हमें T20 खेलने की आदत पड़ गई है, उसमें जनाब ये होता है कि आप एग्रेसिव खेलता है बैट्समैन और रिस्क पर खेलता है, विकेट लूज कर देता है। फिर वनडे में आपको पता है कि हम बैकफुट पर रह के रन्स बनाते हैं, आराम से खेलते हैं, विकेट लेनी पड़ती है। ये नवाज से क्यों नहीं ये बॉल स्पिन हो रही, हमें आदत हो गई है क्या? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो हैदराबाद की विकेट है वहां पर स्पिनर्स के लिए भी इतना खास कुछ होगा नहीं क्योंकि रोड विकेट है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम होगा, ये ज्यादा बैट्समैन को सपोर्ट करती है यहाँ पर। लेकिन देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट है, चाहे प्रैक्टिस मैच जो वार्म अप मैच हमने खेला उसमें भी आप देखें तो हमने जो गलती की स्टार्ट ऑफ दी ओवर्स के अंदर, हम लोगों ने बहुत ज्यादा पावर प्ले का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जो कि हमें हर्ट करेगा कि वर्ल्ड कप में भी जाके। जो बार बार लोग हाईलाइट भी जो प्रोफेशनल्स करते हैं वो यही करते हैं कि आपको जो रोटेट द स्ट्राइक है, यहाँ जो आपका पावर प्ले का स्कोर है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं कर पा रहे। हमारे उस दिन भी ओपनर आपको पता है मामला फ्लॉप हो गए, तो ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका बड़ा डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से स्टार्ट देता है।
रहा सवाल आपकी स्पिन बॉलिंग यूनिट का, मसला ये है कि अगर आप हालिया अरसे में देखें तो आपके जो शादाब खान है, चाहे नवाज की आप बात करें, सही उन्होंने बहुत ज्यादा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेली, हमने 50 ओवर्स क्रिकेट नहीं खेली। तो एक जो वो माइंडसेट आपका है वो 4 ओवर का बना होता है। अच्छा, दो चीजें, एक तो मैं चाहूंगी कि एक तो शादाब खान के हवाले से मुझे बताएगा कि उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, उनको क्यों टेस्ट नहीं किया गया, उनका रिदम, क्योंकि जाहिर है वो भी आगे हैं, और दूसरा साउथ शकील के हवाले से। देखिए साउथ शकील का तो आपको पता है कि जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक स्पार्क दिखाया है, खास करके न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच के अंदर, तो अल्लाह करे कि आगे भी ये स्पार्क जो है वर्ल्ड कप में कैरी ऑन करें, क्योंकि उनकी विकेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए और आगे लेके जाने में। और जिस तरीके से वो शॉट सिलेक्शन भी उनकी थी, टाइमिंग भी जो नजर आ रही थी, तो पता लग रहा था कि जो सा मिडिल ऑर्डर के लिए ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट। लेकिन शादाब खान की बात करूं तो मुझे खुद हैरानगी थी कि शादाब खान को यहाँ पर एटलीस्ट ओवर करवाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि थिंक टैंक का मैनेजमेंट जो सी है वो किस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से यहाँ पर गई। आगा सलमान को भी ओवर करवाया गया, शायद मुझे लग रहा था जो कि एक बैकअप प्लान है कि अगर इंजर्ड कोई होता है या अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो कौन सा लड़का जो सा सुटेबल होगा इस फॉर्मेट के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता तनकीद इस वक्त हो रही है मोहम्मद वसीम जूनियर पे। बिल्कुल, हसन अली भी पिट रहे हैं, एवरेज बॉलिंग है। अगर शाहीन और ये बहारिस जो है, अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आ जाएगी कि ये ना चले तो काम तो बिल्कुल खराब है। फिर देखिए यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर्स हैं आपके, अगर शाहीन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, हसन अली को मैं अप्रिशिएट करूँगा जिस तरीके से उन्होंने इतने, आपको पता है प्रेशर सिचुएशन में आके बड़ी ज़बरदस्त कर उस दिन बॉलिंग का मुजाहरा किया। ज़रूर वार्म अप मैच है लेकिन बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी थी। वसीम का इशू ये है कि वसीम हमेशा थोड़ा सा अपना वो रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि कहूँगा ज़्यादा वो एक्सपेंसिव रहते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि आपके जितनी भी बॉलिंग यूनिट इस वक्त फैक्ट्री है वो सारी की सारी आपका इंजरी प्रोन है। आपने याद होगा एहसानुल्लाह की बात कर लें चाहे दूसरे की बात कर लें, वो इंजरी प्रोन इस वक्त है, तो आप उनको पिक नहीं कर सकते थे। लेकिन वसीम को एक जस्टिफिकेशन हमेशा दी जाती है कि वो एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम को सर्व करे, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही है विद द बॉल विद द बैट, ज्यादा उनकी बैटिंग तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन कोई एज सच उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। इन विकेट्स के ऊपर आपको पता है कि पेस आपकी ज्यादा मैटर नहीं करेगी। मैं हैदराबाद की विकेट पे कह रहा हूँ, ज्यादा वहां पर मैटर करता है कि जो बॉलर वेरिएशंस बीच में लेके आता है और विकेट टू विकेट बॉल करता है। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा ना आप उसामा मीर के हवाले से बात करें। आई थिंक उनके लिए अप्रिसिएशन बनती है, उन्होंने 2 विकेटें भी निकाली हैं, उनकी बॉल थोड़ी स्पिन भी हो रही थी, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसामा। देखिए उसामा मीर को मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ, आपको बताओ उसामा मीर बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि आपको एक प्लेयर को टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर मसला ये है कि उसामा मीर ने भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली। आपको पता है बिग बैश की बात करें चाहे बात करें इंग्लिश काउंटी सीजन की, तो उन्होंने लिमिटेड ओवर ज़्यादा खेली एज कम्पेयर टू वनडे फॉर्मेट, तो उनको टाइम इस चीज़ पे ज़रूर लगेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस विकेट के ऊपर बॉल किया हैदराबाद में, उनको एक तो आपको पता है हाइट का फैक्टर भी है जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत बाउंस भी मिलता है विकेट से। फिर उसके बाद लेग स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेग स्पिनर का हमेशा याद रखिएगा, चाहे शादाब हैं चाहे उसामा मीर हैं, ये रन्स लीक करते हैं लेकिन ये विकेट्स ऑन एंड ऑफ लेते रहते हैं। तो उसामा मीर बड़े इंटेग्रल होंगे पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन लॉन्ग रन चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि चाहे वसीम है चाहे जो भी है, ठीक है तनकीद भी होती है, गुस्सा भी निकालना होता है, लेकिन चले अवैस आपने फर्स्ट ये वार्म अप मैच तो हमारा देख लिया, आप 11 प्लेयर्स कौन से उतारेंगे वर्ल्ड कप के लिए? मैं चाहूंगी जरा बताएं आपका स्क्वाड क्या है ज़हन में पहले मैच के लिए? देखिए अगर मैं अपने स्क्वाड की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ओपनर उतारना चाहूँगा। फ़खर जमान के ऊपर तो बड़ी रिलक्टेंसी है कि फ़खर जमान को ओपन करना चाहिए पाकिस्तान टीम की तरफ से, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर फ़खर करते हैं इमामुल हक है, इमामुल हक के बाद आप कर लें बाबर आजम आ जाएंगे, बाबर के बाद आपका साउथ शकील आ जाएंगे, साउथ शकील के बाद आपके 5वें में आ जाते हैं रिजवान हैं, 6ठे पे इफ्तिखार हैं, 7वें पे आपके पास शादाब खान आ जाएंगे, 8वें पे नवाज आपके पास आएंगे, 9वें पे आपके पास ऑब्वियसली आप 4 नंबर पर साउथ शकील को ला रहे हैं, तो रिजवान की जो पोजीशन है वो फिर आप छोड़ेंगे वर्ल्ड कप के लिए पहले मैच के लिए? रिजवान ने 4थे नंबर पे बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन 5वें नंबर पे मैं इसलिए उनको रखना चाहता हूँ क्योंकि 4थे नंबर का जो बैट्समैन है आपको पता है कंस्ट्रक्टेड इनिंग ज्यादा खेलता है, उसको रोटेट द स्ट्राइक वो ज्यादा रखता है। रिजवान भी वही चीज करते हैं, लेकिन 5वें नंबर और 6ठे नंबर का वो बैट्समैन होता है जिसने एग्रेसिव भी खेलना है, जिसने कंस्ट्रक्ट भी करना है, खुदा न खास्ता आपकी विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं। तो रिजवान के लिए मैं और मिडिल ऑर्डर जाहिर है फिर उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है, अगर रेत की दीवार साबित हो फर्स्ट पार्टनरशिप लगे ही ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे, नए हमारे क्रिकेट टीम के साथ हैं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। मोहम्मद मैथ में भी बहुत सारी जो खामियां हैं कोताहियां हैं वो पता चल जाती हैं, उसको ओवरकम करना है और फुल हाई स्पिरिट्स के साथ हमें
आगे निकलना है जनाब। अब कुछ बात करते हैं उस शख्सियत की जो कि बेमिसाल थे, अदाकारी जानदार, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश है। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल, मुनफरिद अंदाज, यही सबब था उनका कि बॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई। कोको कोरीना, क्या ये गाना था और बड़ा इसको एंजॉय करते हैं अब भी, इस जनरेशन में भी बड़ा मकबूल है ये, जब चले तो हर कोई झूम उठता है, कोई सीधा नहीं बैठा रह सकता। खैर कराची में मौसम चेंज हो रहा है, आपको कुछ आइडिया भी हो रहा होगा मेरी आवाज़ से, तो ख्याल रखें सब अपना। एक वक्फा मैं लेती हूँ, वक्फे के बाद फिर से आते हैं, तो फिर मज़ीद ख़बरें भी होंगी, मेहमान भी होंगे, शो को आप इंजॉय करेंगे। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात हम करेंगे माल की। वो लोग जो कि करेंसीज़ को ख़रीदते हैं और महफूज कर लेते हैं कि बुरे वक्त में काम आएंगी, वो आजकल बड़े खुश हैं क्योंकि डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है और रुपया उसको बड़ी ज़बरदस्त करेंसी, सितंबर के मंथ में कहा गया है कि बेहतरीन ये करेंसी थी जिसमें ज़्यादा काम हुआ है। तो जनाब ये जो डॉलर संभालने वाले हैं उनकी खुशी आर्जी है या फिर यही ऐसे ही सूरत हाल रहेगी या मज़ीद नीचे आएगा, ये हमें खाकान नजीब साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ ऐसा बताएंगे कि जिससे कि पाकिस्तानी आवाम सुबह सुबह खुश हो जाएगी, तो मुझे बताइएगा। ऐसी बात से शुरू करते हैं। सो गोल्ड की कीमत 2,20,000 के करीब चली गई थी। हाँ जी। इस वक्त वो 2 लाख पे वापस आ गई है। सो चूंकि वेडिंग सीजन भी आने वाला है, सो इट्स अ बिट ऑफ अ बेटर न्यूज बिकॉज हमारी करेंसी मुस्तहकम हुई है, थोड़ी सी गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइसेस भी नीचे आई हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करें तो तकरीबन 10% गोल्ड की कीमत जो है वो लोगों के लिए थोड़ी सी कम हुई है। हाँ, ये आपने अच्छी खबर दी है, लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हमने 50,000 रुपया तोला भी ख़रीदा है, वो वक्त पता नहीं कब वापस आएगा। तो वो लोग जिन्होंने उस वक्त बना लिया था वो तो आज खैर बहुत खुश हैं। एनी हाउ, मुझे ज़रा बताइएगा, आवाम को समझाइएगा कि ये कौन सी ऐसी रेटिंग है जिसने पाकिस्तानी रुपए की परफॉर्मेंस को नंबर 1 बनाया सितंबर के मंथ में। सो ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें मतलब ये तो आप खुद भी कर सकते हैं कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल डॉलर के सामने बाकी करेंसीज ने कैसे बिहेव किया है। तो आपको मालूम होगा कि बहुत सी करेंसीज हैं वो वीकन हुई हैं, कुछ करेंसीज बेहतर हुई हैं, पर रुपए की जो कदर है मेरा ख्याल है एग्जैक्टली जो इंटरबैंक की मार्केट है वो 6% जो है वो बेहतर हुई है। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर बन गया है रुपया, कि वो सबसे स्ट्रॉन्गर ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू दी अदर करेंसीज। इसलिए इसको हम कहते हैं कि दी रूपी हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन द वर्ल्ड। और आपको मालूम है कि जब आपने एक ग्रे मार्केट थी उसको ख़त्म किया, वो एक इलीगल कारोबार था, लोग इसको क्रैकडाउन कहते हैं और आई नो कि इसको तशबीह दी जाती है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। पाकिस्तान में इललेजिटिमेट इलीगल एक मार्केट क्रिएट हुई थी, स्टेट को अपनी रिट एग्जर्ट करनी थी, उन्होंने की, और उसकी वजह से जो ओपन मार्केट थी वो और इंटरबैंक ये ऑपरेशनल हुई, एक थर्ड मार्केट ख़त्म हुई। आपने जैसे सही कहा कि डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी ख़त्म हुई, ओपन मार्केट में रुपया 12% तकरीबन स्ट्रेंथन हुआ है, और इंटरबैंक जिसकी आप रिपोर्ट जो दुनिया में किया जाता है उसमें 6% हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन द शॉर्ट रन। बहुत सी रेमिटेंसेस जो हैं वो वापस आई हैं इंटरबैंक में। ओपन मार्केट में भी लोगों ने अपना डॉलर बेचा है इस उम्मीद में कि ये तो नीचे चला जाएगा। जो एक्सपोर्टर है उसने अपनी रिसीट्स को कैश किया है, उससे लिक्विडिटी बेहतर हुई है इंटरबैंक में, यानी कि उन्होंने कहा कि आज हम रुपया ले लें वरना कल लेंगे तो कम मिलेंगे। जो इंपोर्टर है वो ये करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डॉलर की बुकिंग नहीं करता, तो डॉलर की डिमांड भी कम हो जाती है। सो आपको बड़ा क्लियरली दिखाई देगा कि डॉलर की बेहतर होना शुरू हुई, रेमिटेंसेस फॉर्मल चैनल में आई, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने अपने रुपए को इनकैश किया, थोड़ी सी ओपन मार्केट में लोगों ने कहा कि नहीं बेच देना चाहिए, ये तो नीचे चला जाएगा, और डिमांड भी कम हुई। इंपोर्टर्स ने अपनी डिमांड को कर्व किया कि चलें थोड़ा नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। अब खाकान साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ताक में थे कि डॉलर नीचे आए तो उनको खरीदने का मौका मिले, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने के वक्त
में ये ऊपर ही जाए, ये वक्ती तौर पर नीचे आ रहा है, या फिर जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती थी, इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, उनके लिए आप क्या बताएंगे? सो ऑन अ लाइटर नोट एक चीज शेयर करूं आपसे, 2 साल में मुझे सबसे ज्यादा फोन कॉल्स जो हैं वो इसी चीज पे आते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब डॉलर खरीद लें, और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। फिर अभी रिसेंटली अब ये बिल्कुल आप बात सही कर रही हैं। आई मीन वन शुड बी ऑनेस्ट, बहुत से लोग कहते हैं कि नीचे आएगा तो कब खरीदना चाहिए। देखिए मैं इस वक्त एक बात करूं तो लोग इसको सीरियसली लें। 20 से 21% इस वक्त मुनाफा है आपके रुपए के डिपॉजिट पर। इसको सोचिए, अगर आप डिपॉजिट देते हैं 1 साल का, तो 300 रुपए 360 रुपए बन के वापस आएंगे आज से 1 साल बाद आपको। महाना भी कुछ बैंक देते हैं और ये बड़ा सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो इसके बारे में सोचिए। एक तो ये बात आपके सामने रखूंगा। अब जो रुपए की कदर है उसका ताल्लुक जो है वो कुछ चीज़ों से रहेगा। एक तो सबसे बड़ा ताल्लुक है कि 30 सितंबर के जो टारगेट्स हैं IMF के साथ वो मीट हो जाते हैं। IMF का प्रोग्राम अक्टूबर एंड नवंबर में जब रिव्यू होता है, अगर वो थ्रू हो जाता है, रिव्यू टाइम पे होता है, कोई हिकअप नहीं आते, तो फिर रुपए की कदर जो है उसको वीक नहीं होना चाहिए एनी फर्दर, बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो खुले रहेंगे। वर्ल्ड बैंक, ADB, मल्टीलैटरल्स, कमर्शियल, बायलैटरल, ये सब कुछ जो है वो चलता रहेगा। दिस इज पाकिस्तान रियल सिनारियो और ये होना चाहिए। दिस इज माय बेस्ट केस सिनारियो। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई आपको दिक्कत आती है शॉर्ट टर्म में, फिर अगेन इस पे प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आपके स्टेट बैंक के जो पास डॉलर हैं उन पे प्रेशर आएगा। दूसरी ये बात है कि लॉन्ग रन में तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है, रेमिटेंस सारी फॉर्मल चैनल पे आनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पोटेंशियल रेमिटेंस का मिनिमम जो है वो $3 अरब मिनिमम होना चाहिए हर माह का। और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुल्क के जो लॉन्ग टर्म मसाइल हैं, मैंने और आपने कई दफ़ा डिस्कस किए हैं, उनको ठीक करके वापस वो भी नीचे आई हुई हैं, उनका भी मिनिमम पोटेंशियल $3 से $4 अरब पे लेके जाना चाहिए। ये 2 काम जो हैं हमें इन नंबर्स के साथ जो मैंने सामने रखे हैं आपके करने चाहिए। बाकी काम अच्छा, इसमें खाकान साहब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं आ रही, यहाँ पर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कोई वो होशरुबा हद तक इजाफा उनमें नहीं है, लेकिन सिर्फ इस क्रैकडाउन से इतना फ़र्क पड़ा है कि हमारा रुपी भी बड़ा बेहतर हुआ है कि नंबर 1 पर आ गया है। फिर डॉलर्स का वो जो एक लिक्विडिटी क्रंच था उससे हम किसी हद तक अब निकल रहे हैं, वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। तो इन पॉलिसीज़ का परमानेंटली रहना बरकरार कितना ज़रूरी है? So absolutely, that's a question जो I think बहुत ही अहम है। इसको इस तरह सोचिए कि आपकी रेमिटेंसेस अप्रैल 2022 में, यानी कि आज से साल से भी ज्यादा पहले $3 अरब पे चली गई थी। जुलाई और अगस्त की रेमिटेंस इज नियर $2 बिलियन। आपने $1 अरब अ मंथ रेमिटेंस में लूज किया हुआ है इस वक्त, जो आप अचीव कर चुके थे। एक तो यह है कि रेमिटेंसेस पे जो इनिशिएटिव है PRI उसको स्ट्रेंथन करें, इसमें और इंसेंटिवाइज करें सो दैट जो रेमिटेंस है वो वापस आए इन द शॉर्ट रन कम से कम $2.5 अरब पे, और इन द नेक्स्ट 6 months टेक इट टू $3 बिलियन। मैं बहुत इस पे आजकल गुफ्तगू करता हूँ लोगों के साथ जो इन्वॉल्व हैं इसमें, एंड मेरा मुशाहिदा अब ये कहता है कि हमारा पोटेंशियल 3 से भी बढ़ा हुआ है। ये एक हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है, ये पैसे पाकिस्तान आते हैं। दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी क्रंच जो हमारा इस वक्त है एक्सटर्नल का, यानी कि डॉलर्स का, वो दूर करने के लिए तो आपको इवेंचुअली पाकिस्तान की पैदावार को बढ़ा के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्ट रन में ये भी याद रखिए कि आपको तकरीबन $24 अरब लाने हैं इस मुल्क में, ताकि आप अपना डेट और मार्कअप की ऑब्लिगेशंस मीट कर सकें। वरना जो आपने कहा वो बात भी बहुत दुरुस्त है, ज़र मुबादला के ज़खायर $8.7 अरब थे, $8.7 बिलियन पे आप स्टैंड कर रहे थे जब आपने IMF का मुआहदा जुलाई में किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप $7.6 बिलियन पे खड़े हुए हैं। सो व्हाट दैट मींस इज कि you've lost about $1 बिलियन बिकॉज आपको डेट पेमेंट्स करना पड़ रही है और आप ज़र मुबादला के ज़खायर से कर रहे हैं। सो लिक्विडिटी क्रंच शॉर्ट रन में मीट करने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स, आपके रेमिटेंसेस आर द 2 की वेरिएबल्स।
बट एक तीसरी चीज़ है, लेट्स होप कि आप कोशिश कर रहे हैं दुनिया के साथ कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट दी जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी डिस्टर्बेंस, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ KPK में भी और बलूचिस्तान में, और इतनी लाइव्स लूज हुई। देखिए इसका असर जाता है, दुनिया जब ये देखती है तो घबराती है, बट चूंकि एक स्टेट लेवल पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गुफ्तगू हो रही है, एंड वी आर होपिंग कि हम मिडल ईस्ट को कुछ टैप कर पाएंगे। अगेन ये भी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। बिल्कुल, इसमें खाकान साहब हमारे आर्मी चीफ की भी ज़ाहिर है वो कंसर्न है काफ़ी, और उनकी काविशें हैं, और इंशाल्लाह ये हम उनको किसी तरह कन्विंस कर लेंगे। मुझे ये बताएगा कि चेयरमैन है जो फॉरेक्स एक्सचेंज के मलिक बोस्तान साहब, वो ये कह रहे हैं कि 240 पे डॉलर को ला के दिखाएंगे। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? देखिए, यू नो, बीइंग अ स्मार्ट पॉलिसी मेकर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं रुपए की जो कदर या वैल्यू है उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर डायरेक्शन पे कमेंट मैंने ज़रूर किया है, और मैंने ये गुजारिश की है कि अगर ये सब काम आप करते रहते हैं तो इन द शॉर्ट रन भी इस्तेहकाम रहेगा। बट अगर हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं IMF से, या खुदा न खास्ता रेमिटेंसेस फिर ऑफ चैनल चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स में कोई हिकअप आती है, तो ये लिक्विडिटी जो है इंश्योर करनी है। फिर ये मैंने तो डेप्थ में बात आपके सामने रखी कि 24 अरब डॉलर भी हमने लेकर आने हैं। सो ये सारे काम अगर होते रहते हैं तो रुपए की जो इस वक्त मूवमेंट है वो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में, याद रखिए कि ये दोनों तरफ होनी चाहिए। अब लिक्विडिटी बेहतर हुई है तो इस्तेहकाम भी आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू पे ना जाइए, ये भी याद रखिए कि एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, हम उसको 100 के करीब आने से बहुत दूर नहीं है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि हम कोई एक फिगर नहीं दे सकते, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, लिहाजा अभी फिलहाल इस बारे में कहना तो कुछ हतमी नहीं हो सकता। कोशिश अलबत्ता जारी है। बहुत शुक्रिया आपका खाका नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने ये जो मामलात हैं डॉलर के और रुपए के ऊपर नीचे जाने के, वो हमें किसी हद तक समझाने की कोशिश की है। अब कुछ बात हो जाए चीन में होने वाली एशियन गेम्स की, जिसमें पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता शरीक है, और बॉक्सिंग, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी शरीक हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम की शानदार परफॉर्मेंस रही और भारतीय टीम को शिकस्त दी, और सबसे अच्छी बात यह है कि कई सालों बाद पाकिस्तान एशियन गेम्स में टॉप 5 पोजीशन पर है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट 5 जो टॉपर्स हैं उनमें आ गया है और अच्छा खेल पेश कर रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कोच फारिस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो कोच फारिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू on the remarkable performance in the Asian Games, as well as the victory against our traditional rival India. The whole nation is celebrating this historic achievement. How do you feel about leading the Pakistani team, who ranked number 5 for the first time since 1994? I'm so glad to achieve that result. And I'm so proud about our players. They worked very hard, and they deserve that. And since I came to Pakistan, my first dream was give to Pakistan great performance in the Asian Championship and the Asian Games. So we made it, and I'm so proud of the team. And I'd like to thank you also the federation by their support. I'd like to thank you also England, who give us financial support also to work well and achieve these goals. Okay, Coach Faris, the video of you shedding tears of joy after the game went viral and it touched the hearts of millions of people around the world. Can you share with us what was going through your mind during that emotional moment? What made this victory so special for you? Now everyone is asking about that. Was from my heart, because I know how they are working, the huge price they are spent to be in the national team, the conditions we have. The federation worked very hard to give us good conditions, but if we compare the conditions the biggest and the huge teams has to work, is incomparable with ours. And so win Korea for us was one big goal we targeted before this championship, and we made it with a great exhibition for the players.
ओके इस वक्त मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, वो भी इस वक्त साथ ही हैं। तो इंडिया के खिलाफ मुबशर साहब बताइएगा कि मैच में पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, भारत के खिलाफ इस कामयाबी को कैसे आप देखते हैं, नाज़रीन को क्या बताएंगे? जी मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इनमें इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी जो है वो हमें विक्ट्री दी है, जिसकी हमें उम्मीद भी थी और हमारा ईमान भी था, हमारा जज्बा, हमारा जोश और बलबला सब कुछ जो है वो एक साइड पे। उसके अलावा जो हमारी आवाम की उम्मीदें थी हम पे, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस पर लड़कों ने मेहनत की, जज्बे के साथ और अच्छा परफॉर्म किया, जो एक यूनिटी के साथ ग्राउंड में उतरे और अच्छा रिजल्ट लेकर निकले। सो इसके पीछे लड़कों की एक बड़ी लंबे अरसे से हार्ड वर्किंग है, तो जिसका आज ये रिज़ल्ट हमें मेरा अलहम्दुलिल्लाह। इंडिया स्पोर्ट्स के मैदानों में इंडिया हमसे बहुत आगे है। अगर आप देखें एशियन गेम्स में तो इंडिया के मेडल्स भी आई थिंक हमसे पाकिस्तान से ज़्यादा होते हैं। सो इंडिया का स्पोर्ट्स का लेवल बहुत ऊपर है। इंडिया को बीट करना सिर्फ इंडिया को ही नहीं, और भी एशिया में इससे पहले भी जितने ममालिक को हम जीते हैं तो वो उनके स्पोर्ट्स का लेवल बहुत हाई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा। अच्छा मुबशर रज़ा भट्टो साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी एशियन गेम्स में मौजूद हैं, वहाँ चाइना और दीगर टीमों को जो सहूलियात मैसर हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं दस्तियाब, तो वहाँ और यहाँ फ़र्क महसूस करते हैं आप? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम यहाँ एशियन गेम्स का जो स्टेटस है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एक स्पोर्ट्स का माहौल है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उससे एज हम अपने स्पोर्ट्स के माहौल को देखें उसको सो मैं ये समझता हूँ कि हमारा इनके 50% भी नहीं है। सो जिन हालात में हमने इस्लामाबाद में ट्रेनिंग की है, हमें जो जिस हाल में हमने ट्रेनिंग की है, गर्मी में एयर कंडीशन हाल नहीं था हमारे पास। सो अगर मैं बात करूँ लड़कों की डाइट के हवाले से, सो हमें उस तरह जो डाइट मिलनी चाहिए वो भी लड़कों को नहीं मिलती। जितनी हार्ड वर्किंग और जितनी हार्ड जिम और फिटनेस जो है हमारे फिज़िकल जो वो की होती है, उससे रिलेटेड हमें उस तरह डाइट नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। उसके अलावा भी सो हमारे स्पोर्ट्स गियर जो है लड़कों को जो एक चीज़ वो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो भी नहीं लड़कों को मिल रही। तो अगर मैं इसके साथ देखूँ तो वो तो हमारा 100 से मेरे ख्याल से 50% भी नहीं है। इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए हमें। जैसा कि हमारे पास बॉल्स जो है वो भी उस तरह मतलब उस क्वालिटी या उस तरह के हमारे पास नहीं है जैसा कि मतलब यहाँ पे यूज होते हैं। अभी हमारे पास वॉलीबॉल फेडरेशन ने अरेंज की है कुछ बहुत सा। सो इन चीज़ों से हमें इन पे जो है गौर करना चाहिए और लड़कों को एक अच्छी एशिया में नहीं वर्ल्ड लेवल पे अच्छी रैंकिंग में लेके जाने के लिए हमें स्पोर्ट्स में हमें लड़कों को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर। अच्छा मुबशर, आप वॉलीबॉल टीम के कप्तान हैं, हिम्मत और हौसला बढ़ाना एक लीडर का काम होता है, तो आप खुद भी टीम के कैप्टन हैं, आप कैसे टीम को मोटिवेट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं बेशक सिंगल प्लेयर लड़कों में अपनी नेशनल टीम में, बात हमारे साथ जो मैनेजमेंट आई है, स्पेशली हमारे सीनियर हज़रात जो हमारे साथ हैं, उनसे बड़ी मोटिवेटेड जो हमें मोटिवेशन मिलती है वो हम लड़कों को कन्वे करते हैं। और स्पेशली बाय वर्डिंग जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं डिस्कस करते हैं तो एक अच्छे माहौल के साथ हम आपस में डिस्कस करते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हों, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, जो हमारी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो हम वो चीज़ें लेके लड़कों के साथ शेयरिंग करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें आज हमारे काम। ठीक, मुबशर साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ही मौजूद हैं जो कि ब्राज़ीलियन कोच हैं वॉलीबॉल टीम के, फारिस, उनसे बात करते हैं। सो फारिस, द टीम परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग इन द मैच अगेंस्ट साउथ कोरिया. What was the key behind such a dominant display? Could you please tell us about the strategies in preparation that led to this convincing victory? We studied a lot to play against Korea. They changed a little bit the team from Asian Championship to Asian Games, and so we have to replan the way to play against them.
And the main strategy was avoid the setup play with middle blocker to make the things a little bit easier for us. And the players follow up the strategy very well. The defense system working the way we want. And our side out was very powerful, and we changed a little bit the spike directions. And everything worked as we Coach Usman Faryad and Murad Khan played a pivotal role in the win, showcasing their exceptional skills. How crucial were their contribution to the team's success? And could you please share your thoughts on the overall performance of the team and any standout players during the match? That's a good question. I'd like to thank you. When we watched the game, of course, the spikers who has strong spiker caught the attention of the spectators. Both of them, they were amazing in that match, but we have to always speak about the teamwork. From us, if we don't have good teamwork, they cannot spike. If we don't have good reception, they cannot spike. If we don't set, they cannot spike. So for me, of course, they are brilliant players, but the most important point against Korea was our teamwork. Okay, Coach Faris, stay with us. अब मैं मुबशर साहब आपकी तरफ आऊँगी. भारत को शिकस्त और 1990 के बाद पाकिस्तान अब तक 5वीं पोजीशन पर आया है. कैसे देखते हैं आप इस कारकर्दगी को? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतना अच्छा रिजल्ट हमें एशियन गेम्स में मिला है. सो मैं ये चाहता हूँ कि हम सिर्फ इससे ही विक्ट्री पे इसी रैंकिंग पे खड़े नहीं होना चाहते. जो अब हमारा लेवल है, जो हमें हार्ड वर्किंग हमारे हेड कोच इसकी तरफ से जितनी भी न्यू मॉडर्न वॉलीबॉल हमें सीखने को मिला है. अब एक और खुशी की बात यह है कि हमारे लड़कों ने न्यू सिस्टम अडोप्ट हो गया लड़कों में. मतलब एक चीज़ जो सीखने को मिलनी थी वो हमने अडोप्ट कर ली है. अब इसको ऊपर लेके जाना, इस पर हमें मेजर जो काम करना होगा. हमें एक लॉन्ग अरसे के लिए लड़कों को सिलेक्ट करवाना होगा. वहाँ पे नेशनल जूनियर्स कैंप लगाने होगी, सीनियर्स कैंप लगाने होगी. लड़कों को डाइट के हवाले से लड़कों को सपोर्ट करना होगी. सो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारे पास मज़ीद स्पॉन्सर आएंगे जिससे हमारी नेशनल टीम को भी फायदा होगा. आखिर में मैं चाहूँगी कि मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं, आगे कौन कौन से मुकाबलों की तैयारियाँ होंगी? आने वाली नेशनल चैम्पियनशिप के बारे के हवाले से मैं बताऊँगा कि हमारी जो वॉलीबॉल फेडरेशन है वो नेशनल चैम्पियनशिप करवाने जा रही है. उसके बाद हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन का एक लीग करवाने का उनका कोई इस तरह स्केड्यूल आ रहा है. इंशाल्लाह इसी साल में भी लीग भी हो. सो मैं चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिले, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को सपोर्ट मिले, ताकि लीग होने से इंटरनेशनल लेवल के लड़के हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा लेवल थोड़ा सा अप होगा, जिससे हम एशिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड. चले, बड़ी अच्छी बात है. नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं. मैं कोच फारिस की तरफ वापस आऊंगी. ओके कोच फारिस, दिस अचीवमेंट आल्सो मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर पाकिस्तानी वॉलीबॉल as the team has secured a place among the top 6 teams in the tournament. How does it feel to witness this progress and see the team hardworking paying off on such a grand stage? I thought we planned it before to being this kind of level, and we worked so hard to reach that level. And now it's think about the process we are. We worked around 4 months together, and I think if we keep going with good process, we can reach new goals. And it's very important for us now, who is watching the volleyball, who are proud of our volleyball players, who are proud of our volleyball national team. Be available to support us with new sponsors, with new initiatives to give them better conditions for we reach new goals, because they have big potential and we can be huge in Asian volleyball. Okay, Coach Faris, finally I want to ask you, as a coach, you have previously achieved similar success with another team in the Asian Cup.
How does this victory with the Pakistani team compare to your previous experiences? What sets this group of athletes apart, and what are your expectations for the upcoming quarterfinals against Qatar? That was such an amazing experience. For me, the second experience was a little bit more easier because I know how most of the Asian teams used to work, and was easier also because I have players with good condition that can execute the strategies that can make our team play. Okay, Coach Faris, thank you so much for your time. Thanks a lot for being with us on our show. और मुबशर साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और बड़ा अच्छा लगा बात करके, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम टॉप 5 में अब आ चुके हैं एशियन गेम्स में। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करेंगे मारूफ पाकिस्तानी स्टेज अदाकार उमर शरीफ की, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 2 साल बीत गए हैं। उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसके बाद हम बात करेंगे। उनके साहबजादे जवाद उमर शरीफ हमारे साथ होंगे, तो उनसे कुछ यादें उनकी शेयर करेंगे। कह के बिखेरना किसी के चेहरे पर यह आसान काम नहीं होता, ये एक फ़न है जो कि फ़नकार ही जानता है, और उमर शरीफ से बेहतर ये फ़न कोई जानता ही नहीं था। दूसरा उमर शरीफ मैंने नहीं देखा, और बात करेंगे इस वक्त उनकी कुछ यादें शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे जवाद उमर शरीफ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बाप की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, जाहिर है ये रिश्ता ही ऐसा है। तो आपका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा था? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जहाँ तक बात अपने अब्बू से रिलेशनशिप की करूँ, मेरे अब्बू के साथ मेरा रिलेशनशिप ना बहुत अदब का था, बहुत खुलूस का था, बहुत एहतराम का था। हमने जब भी साथ में वक्त गुजारा तो एक अब्बू से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा। उन्होंने सारी ज़िंदगी यतीमों की कफ़ालत की है, हर किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है आगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो। अब्बू ने जहाँ भी काम किया अपने साथ अपने सारे आर्टिस्टों को साथ लेकर चले, बल्कि उनको सिखाया भी एज ए टीचर, और एक टीम वर्क के साथ काम किया। अब्बू के साथ जो ताल्लुक़ था, मैं समझता हूँ कि मैं तो उनका बेटा भी था, मुलाजिम भी था, गार्ड भी था, मैनेजर भी था, ड्राइवर भी था, गुलाम था उनका। मैं सारी ज़िंदगी उनका अदब किया, उनकी खिदमत की, और जितना हो सकता था उतना उनकी खिदमत की हमने। और अब्बू ने हमें लोगों की मदद करना सिखाई, अब्बू ने एहसान करना सिखाया, अब्बू ने आजिज़ी सिखाई। इतने अरूज पर पहुँच कर भी वो अपने आप को अपने अंदर बहुत सारा आजिज़ी रखते थे। वो लोगों की मदद किया करते थे। मतलब हमारे घर पे कोई भी तशरीफ़ लाया अगर, तो वो खाली हाथ ना गया, चाहे उसे फैज़ से नवाजा हो, पैसों से नवाजा हो, या किसी और चीज़ से, किसी अच्छी बात से नवाजा हो। अब्बू ने कोशिश की कि जो भी हमारे घर पे आया वो कुछ ना कुछ लेकर गया उनसे। उनके साथ आज 2 साल हो गए हैं। मेरे लिए तो हर एक दिन जो है वो बरसी जैसा होता है, हर एक लम्हा उनकी बरसी जैसा होता है। मैं उनको जितना मिस करता हूँ, शायद मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मैं उनका फ़ैन भी सबसे बड़ा था। अब्बू ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में एक सफ़ीर की हैसियत से ट्रैवल किया, एक एम्बेसडर की हैसियत से ट्रैवल किया, अपने से ऊपर पाकिस्तान को रखा हमेशा। जहाँ भी गए अपने से पहले पाकिस्तान, और उनके स्टेज ड्रामास को अगर आप देखिए तो उसमें ज़रूर एक सोशल मैसेज होता था फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के मसाइल को बहुत मोहब्बत से, बहुत शुगर कोटेड तरीके से वो प्रेजेंट करते थे आवाम के सामने, और उनको हाईलाइट करते थे। अब्बू मेरे जो है जवाब, देखिए आपने जैसे कि बताया कि आप उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, तो फैंस ही होते हैं जो कि किसी भी कलाकार को, किसी भी फनकार को स्टार बनाते हैं। जाहिर है जब आप स्टार के साथ जुड़ी भी कोई भी चीज़ होती है ना, उससे भी फैंस को मोहब्बत होती है। तो आप तो माशाल्लाह उनके बेटे हैं, तो जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं? लोग जब मुझसे मिलते हैं, जहाँ भी पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी पाकिस्तान में भी, तो लोग इतने प्यार और अकीदत से मिलते हैं। क्योंकि आज अब्बू जिस जगह पर आराम फरमा रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार पर हैं अब्बू, वहाँ पर तकरीबन रोज़ तकरीबन 2-2.5 हज़ार आदमी आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, वहाँ पर आकर फूल रखता है, वहाँ पर दुआ मांगता है उनके लिए। तो वो एक बहुत नेक रूह थी जो बहुत जल्दी चली गई। और मैं फैंस का सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। मैं हर उस आँख का मशकूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का मशकूर हूँ जिसने उनको सुना,
और हर उस चेहरे का मशहूर हूँ जो उनको देखकर मुस्कुराया। मैं सबका बहुत मशहूर हूँ। इतना प्यार दिया लोगों ने, उनके फैंस ने। आप यकीन कीजिए आज अब्बू की दूसरी बरसी है, इतने लोगों ने अब्बू के लिए उम्रा किया है, इतने लोगों ने अब्बू के लिए तवाफ किया है। खाना काबा से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मस्जिद नबवी से मुझे कॉल्स आ रही हैं, और लातादाद कुरान शरीफ पढ़कर बख्शे हैं उनके फैंस ने। और हम भी जितनी पढ़ाई कर सकते हैं हम कर रहे हैं, उनको बख्शते हैं हम। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा दिया लोगों को। हंसाना भी एक सदका जारिया है, और वो बहुत बखूबी तरीके से करते थे। वो कॉमेडी किंग तो थे ही, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत बड़े राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी थे। उन्होंने माँ हॉस्पिटल भी बनाया उसी निस्बत से। उन्होंने अपनी जिंदगी में, वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि जवाज, इस वतन की मिट्टी का कुछ कर्ज है मेरे पे जो मैंने चुकाना है। और वो हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया, ये उनकी तरफ से गिफ्ट था एक, फॉर द पीपल ऑफ कराची, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा भी अब्बू के माजी में अगर आप देखिए तो उन्होंने लाहौर थिएटर बनाया था लाहौर में, तो वहाँ पे कितने आर्टिस्ट थे जिनको उन्होंने रहने के लिए जगह दी थी, कितने आर्टिस्टों को वो सपोर्ट करते थे, कितने घरों का वो राशन देते थे, कितने घरों का चूल्हा जलता था उनकी वजह से। ये मैं शायद एक एक करके तो बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब एक ऐसी हस्ती थे जिससे ना सिर्फ एक बेटा होने के नाते, एक फैन होने के नाते, और एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सबको सीखना चाहिए। बहुत और हम बहुत सीखते बहुत हैं। अच्छी बात है, पर वाकई ऐसा ही था। अच्छा, जो लोग अब उमर भाई के करीब थे वो जानते थे, इस बात की तस्दीक वो करते थे कि वो बहुत अल्लाह वाले इंसान थे और अल्लाह के बहुत करीब थे। वो जाहिर नहीं होने देते थे, लेकिन मज़हब से उनका ख़ास लगाव था। आप इस हवाले से क्या बताएंगे? मैं बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात की है, और ये बहुत कम लोगों को पता है। अब तो खैर काफी लोगों को इस बात का पता चल गया। हमारे घर में अब्बू ने एक मस्जिद बनाई हुई थी, छोटी सी एक प्रेइंग रूम था हमारा, जहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती थी। मेरे वाले साहब हमेशा बावजू रहते थे, सारी जिंदगी उन्होंने वो बावजू रहते थे हमेशा, वो पाक रहते थे हमेशा, वो 5 वक्त की नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करते थे, इतनी मसरूफियत होने के बावजूद। और जब भी हम ट्रैवल करते थे, जैसे हम लाहौर से कराची जा रहे हैं या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, हम गाड़ी में होते थे तो हमारी गाड़ी में कोई म्यूजिक रेडियो नहीं बजता था, बल्कि अब्बू तीसरे कलमे का विर्द करते थे। उनको, उनकी पसंदीदा जो विर्द था वो तीसरे कलमे का विर्द था, दुरूद शरीफ का विर्द था। वो बचपन से ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते आ रहे थे। जब वो थिएटर में स्ट्रगल भी करते थे तब भी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अगर किसी को ढूंढना होता था अब्बू को, तो अब्बू थिएटर की मस्जिद से मिलते थे और वहां पर अपना ज्यादा वक्त गुजारते थे, और सफाई भी करते थे मस्जिदों की बड़े शौक से। तो हम जब ट्रैवल करते थे तो अब्बू बातचीत नहीं करते थे, वो उनकी पसंदीदा नमाजों में से एक नमाज सलातुल तस्बीह थी जो वो बड़े शौक से पढ़ते थे। और इतना जिक्र इलाही का शौक था कि अगर हमारे घर पे कोई तकरीब होती थी और सारे आर्टिस्ट और जितने भी अब्बू के दोस्त अहबाब आकर बैठते थे, तो उस तकरीब का एहतमाम जो है वो अब्बू करते थे, और उसका इख्तिताम वो जिक्र इलाही पे करते थे। यानी कि 3 से 4 घंटे अब्बू जिक्र करते थे, और इतना वो डीप जिक्र करते थे कि वो अक्सर उसमें रोना भी स्टार्ट कर देते थे। वो उनको याद करके, खुलफाए राशिदीन को, अंबिया इकराम को, पैगम्बरान दीन को याद करके रोना स्टार्ट कर देते थे। वो इतना उनको मोहब्बत थी, इतना इश्क था, इतना जुनून था, और शायद उसी वजह से आज वो इतनी मुकद्दस जगह पर आराम फरमा रहे हैं। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। अच्छा, उमर भाई के आखिरी आयाम के बारे में मैं चाहूँगी आप कुछ यादें जो कि शेयर करें। जर्मनी जाने से पहले जब वो काफ़ी बीमार थे, तब आप उनके साथ थे, वो कैसा वक्त गुजरा? कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा याद रहेगा? देखेंगे, मेरे लिए तो बहुत पेनफुल लम्हा गुजरा, वो जो गुजरा, और वो जो टाइम था मैं तो कभी नहीं भूल सकता उसको। बस अब्बू दुआ देते थे उस टाइम पे, दुआएं ली हैं उनकी, कोशिश की कि उनकी खिदमत जितनी हो सके वो करें। औलाद होने के नाते जितना हम कर सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो आप करते हैं। और मेरे ख्याल से हर एक इंसान अपने माँ बाप के लिए करता ही है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई कमाल भी नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है, मेरा तो ये फ़र्ज़ था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर आपके जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब्बू ना बहुत अच्छा लिखते भी थे, शायर भी थे। तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये ज़माना। तो ये ज़माना नहीं भूलेगा उनकी सर्विसेज को, उनकी खिदमात को, उनके ह्यूमर को, उनकी कॉमेडी को, उनके सोशल वर्कर को, उनकी इंसानियत को, उनके जज्बे को, उनकी सर्विसेज को। इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, हम इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बातें आपने कही। अच्छा, मैं चाहूँगी आखिर में जवाद, कोई एक ऐसी याद जो कि जब आप अकेले बैठते हैं और अपने अब्बू के बारे में सोचते हैं, एक होता है ना कि इंसान की इमेजिनेशन में आता है कि यार हम यहाँ ऐसे बैठे थे और अब्बू ने मुझे ये बात कही थी, कोई ऐसा वाकया जो कि आप सुनाना चाहें? अब्बू ने मुझे, जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, हर एक बात एक वाकया है। बस अब्बू की जो सीट थी जहाँ पे अब्बू बैठते थे, अब मैं उस पर किसी को नहीं बैठने देता, वो ऐसी ही अब्बू के लिए रखी हुई है और उस पर कोई नहीं हमारे घर का फर्द बैठता। वो अब्बू की चेयर थी, वो वैसी ही है। उनके कपड़े, उनके जूते, वो सब मैं यूज़ करता हूँ।
उनकी वॉच, उनकी सब चीज़ें जो वो मुझे देकर गए थे वो मेरे पास हैं, वही उनकी मेरी याद है। और मतलब अब्बू के साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा जो है वो यादगार है मेरे लिए। तो कोई एक स्पेसिफिकली तो बताना मुझे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आखिरी अयाम में भी लोगों की मदद की। उन्होंने, वो जो बीमार थे तब भी वो कोशिश करते थे कि किसी की हेल्प हो जाए। वो अपने नाम को इस तरह यूज़ करते थे कि किसी की मदद में उनका नाम यूज़ हो, किसी को हॉस्पिटल में अगर दाखिल करवाना है, किसी की नौकरी लगवानी है, तो वो वहाँ पर अपने ताल्लुकात यूज़ करते थे। वहाँ पर वो उमर शरीफ साहब अपना नाम यूज़ करते थे। तो उनका किरदार बहुत बड़ा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, मेरी दादी अम्मा से। उन्होंने बड़ी उनकी खिदमत की है और उसी की निस्बत से उन्होंने माँ हॉस्पिटल बनाया। बल्कि दादी अम्मा को देखकर उन्होंने एक शेर लिखा था कि मेरी आँखों को तेरी आदत है, मेरी आँखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तो दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपनी माँ बाप का, अपने माओं का, अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, उनको उनके साथ जो टाइम हो वो बेस्ट गुजारना चाहिए, क्योंकि ये वो हीरे मोती हैं जो एक दफ़ा ही ज़िंदगी में मिलते हैं, इंसान को बार बार आते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा और ही है। एक दफ़ा जब आ जाएं तो आपको जितनी उनकी कदर करें हम कम है वो। बेशक बेशक, और बड़ी खूबसूरत ये मैसेज है जो कि आपने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी खूबसूरत यादें अपने वालिद की हमारे साथ शेयर की। रवार रहमत में उनको जगह अता फरमाए और हमारी दुआएं हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कौम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। वो लोग जो दिल उदास होते थे तो ख़ास तौर पर उनका थिएटर शो लगाते थे कि भाई ये देखते हैं कुछ मुस्कुराहट आएगी, कुछ परेशानियां भूल जाएंगे। तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे जनाब। एशियन गेम्स, पाकिस्तान ने स्क्वाश में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया, जबकि गोल्ड मेडल भारत के हिस्से में चला गया। इससे पहले कशमाला तल्लत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया था, जबकि सुपर मुकाबलों में हॉकी इवेंट में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। मेरे साथ मेहमान भी बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं और मज़े की बात है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी टीम्स को, ज़ाहिर है एक तरफ ख़वातीन और एक तरफ मर्द हज़रात, स्क्वाश के प्लेयर्स उनको लीड भी कर रहे थे। स्क्वाश के कौमी चैम्पियंस हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे दोनों स्पोर्ट्समैन हों। और जाहिर है जब ऐसा होता है तो फिर आगे फैमिली में बच्चे भी उनके स्पोर्ट्स में वैसे दिलचस्पी लेते हैं, जो कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फरहान जमान ने और सादिया गुल ने। इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी और मैं फरहान और सादिया आप दोनों को वेलकम करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस जो कि आपने दी और फाइनल तक रसाई हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। एशियन गेम्स के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमने माशाल्लाह से सिल्वर मेडल अचीव किया है पाकिस्तान के लिए और ये बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तान के लिए कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने किसी इतने बड़े इवेंट में ये मेडल अचीव किया है। इससे पहले हम लोग 5-6 साल से एशियन में हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो चुकी थी, लेकिन अभी हमारी टीम जो है माशाल्लाह से रेडी थी। हम लोगों ने इसके लिए तैयारी की हुई थी और हमने ये मेडल अचीव किया है। हम लोग को उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग गोल्ड भी जीतेंगे, क्योंकि हमने पूल मैच में इंडिया को हराया था और हम लोग उस पर पूरे कॉन्फिडेंट थे। लेकिन क्योंकि ये नूर जमान और नासिर इकबाल जो हैं वो बड़ा अपने पोजीशंस में अच्छा खेल रहे थे, तो हमने उसी प्लान के हिसाब से जिसमें हमने पूल मैच में उनको हराया था उसी तरह खिलाया गया। और नूर जमान अपनी तरफ से उसने ओवरऑल परफॉर्म किया, क्योंकि वो बड़े हायर रैंक प्लेयर से खेल रहा था और अभी क्योंकि वो काफ़ी यंग है उसका। अच्छा फरहान, फाइनल में भारत के हाथों शिकस्त को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या वजह बनी शिकस्त की? फाइनल में हम लोग इंडिया से हारे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएं तो ओवरऑल हम अच्छा ही खेले हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पूरा साल जो है बाहर PSA खेल रहे हैं, जबकि हमारे प्लेयर्स उनका इंटरनेशनल इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं हैं। लेकिन अभी हमारे स्क्वाश फेडरेशन इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में हम लोग अपनी PSA रैंकिंग ईयरली जो हम बनाते हैं, क्योंकि उसी से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, उसी से आपका एक रिदम बनता है और फिर जब आप किसी गेम्स के लिए जाते हैं तो आप रेडी होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स जो है वो टूर खेल रहे हैं। हमारे ओवरऑल एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल पाकिस्तान जो है 13 साल बाद ये मेडल अचीव कर रहा है और 13 साल एक बहुत बड़ा गैप है। तो इतने बड़े गैप के बाद जब आप 7वीं 8वीं पोजीशन पे आ रहे थे और अचानक से आपको सिल्वर मेडल मिला है, तो
तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान को इस पर खुश होना चाहिए। और हम लोग सिर्फ एक स्टेप दूर हैं, बल्कि हम लोग जो मैच हारे हैं वो सिर्फ 1 पॉइंट से हारे हैं। उसमें रेफरीज़ का काफ़ी सारा इधर ये बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन हैं इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है रेफरीज़ वाली साइड पे, और वो काफ़ी इसको कंट्रोल करती है। और हमारे प्लेयर्स को इसको भी देखना होता है कि यार रेफरीज़ को कैसे डील करना है। तो एज अ सीनियर प्लेयर मैं अपने प्लेयर्स को बताता रहता हूँ बीच में कि इसमें कैसे डील आप हमारे साथ ही रहिए। सादिया काफ़ी देर से खामोश हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सादिया, एशियन गेम्स में मेडल्स की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में पीछे है, तो स्क्वाश खेल की तो आपके शौहर भी एशियन गेम्स खेल रहे हैं, हम बात करते हैं। आखिर इंडिया के खिलाफ हार की वजह आप क्या समझती हैं? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 13 साल बाद सिल्वर मेडल जीता, और ये एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। 13 साल बाद उन्होंने फ़ाइनल में रसाई हासिल की और इंडिया के ख़िलाफ़ वो बहुत अच्छा खेले। इससे पहले जो पूल मैचेस में हमारा पाकिस्तान का इंडिया से मैच हुआ था, तो हमारे लड़कों ने उनको हराया, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी इस टीम का हिस्सा थे, फरहान जमान, और उन्होंने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मुझे यही लगता है कि वो उनके लकी साबित हुए, और 13 साल बाद पाकिस्तान जो फ़ाइनल में पहुंचा, और हमारे जो जितने भी लड़के थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 1 पॉइंट से वो जो हार थी वो शायद हम उसको किस्मत का खेल कह सकते हैं, कि किस्मत में शायद नहीं होता तो क्योंकि नूर जमान 10-8 अप था, वहाँ से वो 1 पॉइंट हमें नहीं मिला और हम वहाँ से हार गए। तो गोल्ड देखते देखते हम वापस सिल्वर पे आ गए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम गोल्ड लेके जाएंगे। क्या भारतीय हरीफ नाहत सिंह की बात करें तो परफॉर्मेंस में उन्होंने जिस तरह महारत दिखाई वो काबिले दीद थी। आखिर क्या आप इस तरह से तैयारी नहीं कर सके थे हम लोग, या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई बरवक्त ताबुन नहीं किया गया, वजह क्या थी? नाहत सिंह के बारे में बात की जाए तो नाहत सिंह काफ़ी अच्छा खेली है, और वो क्योंकि पूरा साल टूर खेलती रहती है। स्क्वाश ऐसी गेम है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी गेम ऐसी है कि जब तक आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स का खेलते नहीं हो तो वो आपको वो एक्सपोजर हासिल नहीं होता। अगर आप 1 साल भी बीच में क्विट करते हो और आप इंटरनेशनल पाकिस्तान के लेवल पे खेलना और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बहुत डिफरेंस होता है। तो अनाहत पूरा साल जो है इवेंट्स खेलती रहती है डिफरेंट, जिसकी वजह से उसका जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर उस टाइम था वो ज़्यादा अच्छा था, और वो अपनी महारत को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकी। ठीक, सादिया आप मेरे साथ रहेगा। फरहान आपकी तरफ आऊँगी, अपने प्रैक्टिस सेशन के बारे में कुछ बताइएगा। एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर किसी गेम को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं होती, या होती भी है तो बहुत महदूद होती है। क्या समझते हैं आप, स्क्वाश में मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है हमारे मुल्क में, क्योंकि उसमें क्राउड भी इन्वॉल्व है। हमारी गेम का किसी को आइडिया नहीं है कि ये बड़ी ज़बरदस्त गेम है, और हम लोग क्या कहते हैं अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करते हैं। हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं किसी को अंदाज़ा नहीं है कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। हमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मुहैया पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे लिए करती है जितना वो कर सकती है। इसके अलावा हमारे प्लेयर्स जो हैं उनके जहनों में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर को भी चलाना होता है। तो मेरी यही वो है कि बाकी डिपार्टमेंट्स को, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको चाहिए कि स्क्वाश को देखें, उनको भी उसी तरह सपोर्ट करें जैसे वो क्रिकेट को कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि बाहर से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, तो वो अपने घर को भी देख रहे होते हैं। और यही टाइम होता है कि अगर आप इनका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे, तो हम अपने मुल्क के लिए इसी तरह जिस तरह हम अभी भी खेल रहे हैं। अच्छा, तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्क्वाश खेल में दीगर ख़वातीन भी अपना मकाम बनाना चाहती हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगी, किस तरह वो इस खेल में आगे आ सकती हैं? मैं तमाम ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी कि जब आप किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो आप अपना 100% दें और अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें। जब भी आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप किसी भी फील्ड में बहुत आगे जा सकती हैं। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए आप अपनी हार्ड वर्क करें, तो जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, बल्कि उनसे बेहतर कर सकती हैं। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह आप जो भी जिस फील्ड में भी हैं, स्पेशली स्क्वाश फील्ड में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको स्क्वाश खेलना चाहिए, और क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा निखार आता है, आप कॉन्फिडेंस आपका लेवल काफ़ी बढ़ता है, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप आपको मिल सकती हैं, और बहुत सारी नए आने वाले क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह
तरह वो इस खेल में अपना मकाम बना सकते हैं? नए आने वाले खिलाड़ियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप आएँ, हम लोग आप लोग को फुली सपोर्ट करेंगे। पहले ये सोचा जाता था कि ये सिर्फ फैमिली सी गेम है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली इस्लामाबाद में अपनी एकेडमी भी ओपन की हुई है। उसमें मतलब हम वेलकम करते हैं जिसका जो दिल करता है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों न्यू जनरेशन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसमें। मैं स्क्वाश फेडरेशन का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसी तरह बाकी मुल्क वाले जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी अपने इसी तरह जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। इसमें आपको सिर्फ स्क्वाश नहीं, मतलब आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं बाहर मुल्कों में, और आपको काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आप अपने बच्चों बहुत को शुक्रिया स्क्वाश खिलाएं और हम इंशाल्लाह। संजमान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सादिया गुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप दोनों इसी तरीके से खेलते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद थे और मेहमान भी होंगे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। कुछ आंखों के इन्फेक्शन की बात करते हैं। आशूब चश्म की वबा ने पंजाब में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 10,000 से ज़ायद नए मरीज़ सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत ने जुमे से स्कूल भी बंद कर दिए, मगर अब तक सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकी। निगरान हुकूमत अपने तौर पर वबा को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, मगर वो कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। लाहौर के बाद बहावलपुर में भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, और ज़राए ये बता रहे हैं कि अब तक 77,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन ने लोगों से अपील की है कि वो आशूब चश्म का शिकार हैं तो अपना तौलिया अलग कर लें और दीगर अफराद से मिलने से गुरेज करें, क्योंकि ये बीमारी फौरी तौर पर दूसरे शख्स को मुतासिर कर देती है। इसी इशू पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये बीमारी कराची में पहले फैली और मेरा ख्याल है कि 2 से 3 रोज़ में खुद ही ठीक भी हो जाता है, लेकिन लाहौर में हम देख रहे हैं कि इसको काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, बीमारी तो बहुत पुरानी है और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में ये फैलती है रही है मुख्तलिफ शहरों में। अब थोड़ा सा फ़र्क उसके साथ ये हो रहा है कि क्योंकि हमारी अब कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग मूव बहुत करते हैं, तो ये एक दूसरे को आसानी के साथ इंटरेक्ट जब करते हैं तो मरीज़ से अनइन्फेक्टेड पर्सन को बीमारी लग जाती है, और ये बुनियादी वजह है। और पहले बिल्कुल आपकी बात सही है, कराची में शुरू हुआ और उसके बाद ये लाहौर में, फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, और फिर बाकी मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो इसकी जो नोयत में कोई तब्दीली नहीं आई, कराची के मरीज़ों की और लाहौर के मरीज़ों में कोई बीमारी की नोयत में फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि क्योंकि ज़्यादा केसेस आ गए तो मेरे ख्याल से कुछ लोग थोड़े से परेशान हुए, लेकिन ये जिसे हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि खुद आप रिकवर कर जाते हैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो इससे दूसरे को लगाने से एहतराज करना चाहिए, लेकिन इतना डर और खौफ भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये आपने सही कहा, लेकिन अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह रिएक्ट कर रही है पंजाब हुकूमत के, स्कूल तक बंद कर दिए, फिर बाकी इंस्ट्रक्शंस तो अपनी जगह पर हैं ही, इतना सीरियस नौयत का मामला आपको फील हुआ है पंजाब में? देखिए, इंटरनेशनली भी स्कूल वगैरह या ऑफिस बंद करने को रिकमेंड नहीं किया जाता, और यही कहा जाता है कि अगर मसलन आपके दफ्तर में लोग किसी को या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई हो गया है या आशूब चश्म है, तो वो एहतियात करे जब वो दफ्तर में आए, और दफ्तर के बाकी लोग भी उससे हाथ वाथ मिलाने में एहतियात करें और अपने हाथ साबुन से सारे लोग वक्तन फ़वक्तन धोते रहें। तो ये अगर प्रिकॉशंस कोई आपका कोलीग भी लेता है तो उस पर दफ्तर आने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ऐसे बच्चों को बाकायदा आप एजुकेट करें कि किस तरह आपस में इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे के वो करीब नहीं जाना, या हाथ वक्तन फ़वक्तन आप धोते रहें। तो स्कूल बंद करने की भी ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पे जो बड़ी क्लासेस के स्कूल हैं। छोटी क्लासेस में बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे वहाँ तक तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था और आपने कर दिया तो शायद उसको इतना मसला ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी मैंने रिकमेंडेड ये नहीं पढ़ा कि अगर कंजक्टिवाइटिस शहर में फैला हो तो आप स्कूल या ऑफिस बंद कर दें।
अच्छा राना साहब, आखिर कुछ मालूम हो सका कि इसकी वजह क्या है कि जो ये मुल्क में तेजी के साथ फैला है? जी, ये एक तो ये है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से फैल सकता है। ये आंखें तो हमें सुर्ख नज़र आती हैं, लेकिन इसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। इसके अंदर बैक्टीरियल होता है, ये वायरल होता है, उसके अलावा एलर्जी, पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये आंखों की जो रेडनेस है वो आपकी आती है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर आउटब्रेक्स हुई हैं इस तरह की पास्ट के अंदर, वो वायरस की वजह से हुई हैं। और वायरस भी मुख्तलिफ किस्म के वायरस, एक ख़ास किस्म का वायरस नहीं होता। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ फैलती हैं, और इसी वजह से हमने इसको देखा है कि ये तेज़ी से फैला है। फैलता ये पहले भी इसी तरह था, और मुझे याद है हमारे बचपन में भी फैलता था, और शहर पूरे के अंदर फैला हुआ होता था। लेकिन उस ज़माने में एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों के साथ उनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, इतना ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते थे। आजकल के दौर में आप कराची वाले हैं तो इस्लामाबाद वाले हैं तो लाहौर, ये एक मिक्सिंग पॉट होता है। एक चीज़ और है जो कि खैर अलमिया है कि अब कोई बीमारी आती है, भले डेंगू वायरस हो या फिर अब ये जैसा कि आंखों का मसला स्टार्ट हो गया है, तो जो दवा इससे रिलेटेड होती है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है या गायब हो जाती है। टॉब्रेक्स पहले लोगों ने शुरू किया खरीदना, टॉब्रेक्स शॉर्ट हो गया, फिर ऑप्टीटेक की तरफ आए, वो भी नहीं मिल रहा। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो अनफॉर्चुनेट है कि जब कोविड आया था तो मास्क नहीं थे मिल रहे, जो बाद में 5-5 रुपए बिक रहे थे रेडियो के ऊपर। तो ये हमारे जो ताजर हजरात हैं या जो है, ये उनका जो प्रॉफिट, अनएथिकल प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर है, ये तो उसकी निशानी है। लेकिन मैं इसमें लोगों को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि अगर आपको आशूब चशम है तो आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप ठंडे पानी की पट्टियाँ या ठंडे पानी, साफ ठंडा पानी, उसके छींटे मारेंगे तो आपकी जो आपको जो तकलीफ हो रही है उसमें कमी होगी। तो लेकिन अगर आपकी आंखों से जो मवाद निकल रहा है वो इतना स्टिकी है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी पलकें खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपकी पलकें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उस स्टिकी मवाद की वजह से, या आंख के अंदर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ गई हुई है, या आंख में दर्द हो रही है, तो ये 3 सूरतें हैं जिन अगर ये और चौथी जो है कि आपकी जो धुंधली हुई नज़र कंटिन्यू रह रही है, तो ये 4 अगर कंडीशंस हों तो आपने डॉक्टर के पास चले जाना है, मुस्तनद डॉक्टर के पास। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, ना आंख में डालनी है, सिर्फ ठंडे पानी के आपने छींटे मारने हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो जिसे हम कहते हैं नेचुरल टीयर्स मिलते हैं मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ, वो अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज को इतने वो भी क्रिटिकल नहीं है, तो ये खुद ब खुद आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अननेसेसरी आई ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, फायदा नहीं होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा, मैं पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। मैंने अपने है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम हुआ आशूब चश्म का, उन्होंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ठंडे पानी से अपनी आंखें धोते रहे हैं। 2 से 3 दिन के बाद ये खुद ही चला गया था। अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो फिर आप बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन अगर आपको मेडिसिन भी नहीं मिल रही तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही भी ठीक हो जाता है। खैर आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे भीड़ से भरे हुए ओवर क्राउड कराची की, जहाँ पर दीगर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ख़वातीन को छेड़ने, उन्हें हिरासा करने और आवारागर्दी के वाक़यात में भी शदीद इजाफा हुआ है। हालिया दिनों मजीद एक ऐसा ही वाक़या कैमरे की आंख में कैद हो गया। यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने वाले ओबाश नौजवान की वीडियो वायरल हो गई है। ये लड़का यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब कर रहा था और ये वाक़या राशिद मिनास रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास पेश आया। इसी इशू पर मजीद हम बात करेंगे। इस वक्त माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मईज़ भी हमारे साथ होंगे। उससे पहले खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर गुलिस्तान जौहर वाला जो वाक़या हुआ था वो मुलजिम क्या पकड़ में आया? अगर वो पकड़ में आते तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। खुरम बताइएगा, डिटेल्स क्या आपके पास? जी जैसा कि शहर में जो वाक़यात रोनमा हुए हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, 7 जो है वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। गुलिस्तान जौहर वाला जो वाक़या है वो 3 जुलाई को पेश आया था, जिसके बाद से जो इस तरह के वाक़यात बढ़ते गए। टोटल हम रवा साल की बात करते हैं तो रवा साल के दौरान 7 ऐसे वाक़यात थे जो कि रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन को हिरासा करने के। गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो वायरल हुई, सामने आई, जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड की गई। 28 सितंबर को ये वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से अपलोड की गई, जिसमें वीडियो हमने दिखा दी है और वीडियो देख देख के बस हमारा खून ही जलता है कि ये मुल्ज़िम हमारे सामने
सामने आए तो थप्पड़ों से इनका मुंह लाल कर दिया जाए, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे क्योंकि पुलिस हमारी बेचारी इतनी बेबस है कि उनके हत्थे कोई नहीं चढ़ रहा। क्या वजह है कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही? कैमरे ने महफूज कर लिया, बस कैमरे ने महफूज कर लिया, देखते रहो। जी बिल्कुल, अगर आप बात करें 3 जुलाई में गुलिस्तान जौहर में जो वाकया एक बनाई गई और 300 के करीब जो है वो इलाके की CCTV फुटेजेस हासिल की गई, बड़ी इसमें नफरी लगाई गई, ख़वातीन के लिए अलग टीम बनाई गई, लेकिन वो मुल्ज़िम हाथ नहीं आया। अगर वो मुल्ज़िम अगर पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब होती तो उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ है तो शायद ये सिलसिला शुरू ना होता, इसमें तेजी नहीं, क्योंकि औरंगी टाउन में वाकया रिपोर्ट हुआ। तो वो आपको क्या वजह बताते हैं कि आखिर हम इतने बेबस क्यों हैं कि ये छोटे छोटे से मुल्ज़िम जो सिर्फ ख़वातीन को हिरासा ही कर सकते हैं वो भी उनकी पकड़ में नहीं आ रहे? जी, पुलिस का कहना ये है कि जब CCTV फुटेज सामने आती है और CCTV फुटेज में चेहरे जो नज़र आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी ही मदद से और जो मुखबर ख़ास पुलिस के होते हैं उसकी मदद से ही वो इन मुल्ज़िमान तक पहुंचती है, जिनके बारे में पुलिस का कहना है इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ये छेड़खानी और औबाश जो नौजवान है वो इस तरह की हरकतें करते हैं और वहाँ से फ़रार होते हैं। और पकड़े जाने के बाद लास्ट टाइम एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था बल्दिया टाउन में और औरंगी टाउन में, इन दोनों वाक़यात में 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए जिन्होंने फ़ौरी तौर पर एक माफ़ी जो है वो फ़ौरी तौर पर ख़वातीन से मांगी, लेकिन पुलिस ने नहीं, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। माफी जब तक मिलती रहेगी ये वाकयात होते रहेंगे। जाहिर है उसने तो अपना काम कर लिया, माफी भी मिली जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। एक को सजा मिल जाए, इबरत का निशान बनेगा तो बाकियों की हिम्मत नहीं होगी, डरेंगे काम करते हुए। ये आवारा लड़के, ओबाश नौजवान जो कि काम के न काज के दुश्मन, अनाज के सारा दिन मोबाइल देखते हैं, सोते हैं और दिन में निकल जाते हैं आवारागर्दियां करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मुईज़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या मसला है? ख़वातीन को पहले कसूरवार ठहराया जाता है कि जिनके हुलिये ठीक नहीं होते, ये ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम होगी, जब तक लड़की इशारा ना करे लड़का पीछे नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बुरका पोश ख़वातीन है, हिजाब में है, उसके बावजूद महफूज नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनका क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी आप कह रहे थे, आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि 7 वाक़यात जो है वो मंजर आम पर आए। ये वो है जो आए हैं मंजर आम पर। कितने वाक़यात ऐसे होंगे जो पता ही नहीं है, क्योंकि लड़की अपने डर से, शर्म हया से माशरे में क्या होगा वैसे वाक़यात छुपा दिए जाते हैं। अब आप आ जाइए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारा पासपोर्ट कहता है हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक होता है इस्लामी माशरा। अभी इस्लामी माशरा तो अलग हो गया, दूर हो गया, ये इंसानी माशरा भी नहीं रहा। ये इंसान जिस माशरे में रहता है वो इंसान वाला माशरा नहीं रहा। ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये कई वाकयात इस तरह हुए, उसके पीछे माइंड क्या है, माइंड सेट क्या है, सोच क्या है। देखिए, चंद अवामिल है जो बड़े जरूरी समझना। एक है फ्रस्ट्रेशन। नौजवान 14 साल की उम्र के बाद का जब जवान होता है, 14 साल के बाद जब और आगे बढ़ता है तो वो एज होती है जब उसमें बेतहाशा एनर्जी होती है, कुछ करने की होती है तमन्ना, कुछ सोचता है क्या करूंगा, मैंने जिंदगी कैसे बनानी। ये जो एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इस एनर्जी का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। यानी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब एनर्जी को रिलीज ना किया जाए। स्पोर्ट्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, पार्क आप कम है, ना होने के बाद स्कूल जो है उसके अंदर बिल्डिंग है, खेलने की कोई जगह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नौजवान को एक मुस्बत तरीके से, एक मुस्बत रास्ते पे डाला जाए, ये आपके पास नहीं है, तो आपका नौजवान होगा फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, एक और रीजन फ्रस्ट्रेटेड होने की है कि उसके पास वो तमाम चीजें मौजूद है जो उसको अपने मोबाइल फोन पे या उसको अपने डेस्कटॉप पे नजर आती है, जो देखना चाहे, दुनिया की हर चीज उसको नजर आती है। अब उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती है। अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी इसीलिए कहते हैं छोटी उम्र में शादी कर दी जाए ताकि एनर्जी को एक रास्ता मिल जाए। वो एनर्जी को आपका रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक तो ये अवामिल है। दूसरा मसला जो है वो ये है कि आज का नौजवान जो कुछ कर नहीं सकता, वो शो ऑफ ये करता है कि मैं बहुत कुछ हूँ। मैं आपको एक मिसाल दूं छोटी सी। देखिए, एक आदमी रोड पे खड़ा है, वो देखता है सामने से 2 गाड़ी आ रही है, एक लैंड क्रूजर है, उसमें से एक नौजवान उतरता है, पीछे एक डबल कैबिन है जिसमें 4 गार्ड क्लैशनिकोव लेके उतर रहे हैं। अब ये जब देखता है उसको तो इसके ये मारूफ हो जाता है ना, इम्प्रेस होता है और ये सोचता है मैं भी ऐसा करूं। जबकि उस नौजवान को जो प्राडो से उतरा है उसको जरूरत नहीं है शायद गार्ड्स की जरूरत, सिक्योरिटी की जरूरत अब हमारे इदारों को होती है, सिक्योरिटी के इदारों को होती है, जजेस को होती है, आम आदमी को आमतौर पर नहीं होती। मगर चूंकि उसके पास पैसा है तो वो शो कर रहा है कि मेरे पास कितनी ताकत है। तो ये एक ताकत के ना होने का जब इजहार इंसान के अंदर होता है
तो वो फिर ये अच्छी हरकतें करता है, इससे वो डॉक्टर साहब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो एनर्जी है जिसको ट्रांसफर का मौका नहीं मिल रहा है या रास्ता नहीं मिल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स कहाँ पे हैं, जिनका फर्ज है, जिनकी जिम्मेदारी है कि इनका ध्यान रखें कि मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, क्या इनकी एक्टिविटीज है, बाहर निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। देखिए घर में माँ बाप जो है ना, माँ बाप के अपने मसाइल है ना। आज मियाँ बीवी में बनती नहीं है, घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं, औलाद घर पे आती है या घर से बाहर जाती है तो उसके जहन में यही होता है कि मेरे माँ बाप लड़ते हैं, तो घरों में सुकून नहीं है। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है वो मेरे ख्याल में आपको समझनी होगी, वो ये होगी, कोई भी माशरा तबाह और बर्बाद उस वक्त होता है जब उस माशरे में से अदलो इंसाफ चला जाए। आज हमारे पास बहुत कुछ है मगर अदलो इंसाफ नहीं है, सिर्फ किताबों में। पुलिस पकड़ती है, अगर पकड़ लेती है पुलिस तो उसके बाद इतने लंबे केसेस चलते हैं कि वो आदमी जमानत पर रिहा हो जाता है। डॉक्टर साहब हमारा माइंडसेट तो है ना कि हमारे नजदीक पता नहीं है कोई जुर्म ही नहीं है, हाथ ही तो लगाया है, क्या फर्क पड़ता है, तो माफी भी मिल जाती है। जब सजा दी जाएगी, इसको जुर्म समझा जाएगा कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, किसी को हिरास किया है, तो फिर ही तो इसका हल निकलेगा। तो वही तो बात हो रही है कि अदलो इंसाफ सिर्फ किताबों में है ना, अमलन नहीं है। ऐसे लोगों को सरेआम कोड़े मारे जाए, सरेआम सजा दी जाए, उसके बाद जब लोग देखेंगे सजा होते हुए उसके बाद बंदे में डर नहीं होगा। देखें माशरे के अंदर दो चीजें बड़ी जरूरी है, एक रिवॉर्ड और एक पनिशमेंट। अगर एक कोई अच्छा काम करता है आप उसको रिवॉर्ड दें, और अगर बुरा काम करता है पनिश करें पब्लिकली। तो जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, जिस दिन कोर्ट्स के अंदर जल्दी फैसले होने लगे, फौरी फैसले होने लगे, उस दिन आपका माशरा बेहतर हो जाएगा। वरना मैं ये बता दूं, अब ये माशरा भी नहीं रहा, इंसानी माशरा भी नहीं रहा, ये बस हैवानों की बस्ती है कि जिसके अंदर आपके ख्याल में ठीक है अदलो इंसाफ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जैसे ही होगा तो इस तरह के वाकयात रुकेंगे भी, लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन हम अपने नौजवानों को जो इस तरफ राग़िब होता देख रहे हैं, उसकी आखिर क्या वजह है? आजकल का नौजवान, जब दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मुकाबला करना आसान नहीं है, रोज़ी कमाना कितना मुश्किल हो गया है, ऐसी सूरत हाल में बच्चों का ज़हन इस तरफ है कि जनाब इसको छेड़ दें, उसको हाथ लगा लें, ख़वातीन को हिरासा करें। देखिए दो तरबियत होती है, एक तरबियत होती है माँ की गोद या बाप, माँ बाप जो तरबियत करते हैं, दूसरी तरबियत होती है माशरा करता है। आज के दौर में ये जब से ये आपका इंफॉर्मेशन की एज आई है कि जिसमें इंटरनेट अवेलेबल है, हर चीज आप, उसके बाद माँ की गोद या बाप की शफकत से ज्यादा ताकतवर जो इंसान का जहन साजी करता है या ख्याल साजी करता है, वो माशरा हो चुका है। माशरे में आप ज्यादा ताकत है, तो जैसा माशरा होगा वैसा उस माशरे में रहने वाला मर्द या औरत होगी। तो अगर आपके माशरे में बेहयाई आम है, आपके माशरे में बेशर्मी आम है, इसकी कोई रोकथाम नहीं है, तो इंसान जब देखता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। और चूंकि फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी नौजवानों में है, इनके पास जॉब्स नहीं है, इनके पास बाहर जाने के मौके नहीं, हर आदमी बाहर नहीं जा सकता, ये करे तो क्या करे। अगर एक तालिब इल्म मेहनत करता है और उसके पता चला उसका दोस्त जो है वो नकल करके पास करता है, मुझे पता है ऐसे माशरे में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल होगी, लेकिन डॉक्टर मुझ मेरे नज़र में इसका हल ये है कि जो हरास करते हैं, ख़वातीन को हाथ लगा के जाते हैं, उनका हल ये कि उनको सरेआम कोड़े मारे जाएं, और जिस तरह ये मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज किए वो भी महफूज हों और लोग देखें, उनको भी वायरल किया जाए, दिखाया जाए। और जो लोग ज़बरदस्ती रेप करते हैं उनकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनको सजाए मौत होनी चाहिए, और कैस्ट्रेशन हो गई है ये सबको पता चलना चाहिए, ताकि उनको कुछ शर्म तो महसूस हो माशरे में फिर जीते हुए भी कि हमने ये काम किया तो उसका ये अंजाम निकला है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोइज़, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इस्लाह की तो ज़रूरत है और इस तरह के मेहमान इस्लाह के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन समझने वालों को समझना होगा। माँ बाप को दो आंखें आगे दो आंखें पीछे रखनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, और अदल इंसाफ का निज़ाम भी मज़ीद बेहतर होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।